अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार ताहिर मलिक साहब और सीनियर तज्जियाकार इसार राना साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ ईरानी सदर जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं पाकिस्तान दौरे पर। कई मुआहिदों पर दस्तखत हुए हैं, तिजारत पर बातचीत हुई है, गज़ा की सूरत हाल पर बातचीत हुई है, उस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बात होगी कल जो था वो ज़िमनी इंतखाबात 2024 हुए और उसमें नून लीग ने बाजी मारी है। कैसे इंतखाबात थे, साफ थे, शफाफ थे, और पीटीआई जो है वो काफ़ी शोर मचा रही है कि धांधली हुई है, इस पर बातचीत होगी। साथ ही साथ बुशरा बीबी, उनकी रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट। कैसी रही वो रिपोर्ट, क्या उनके जो इल्ज़ामात थे वो दुरुस्त थे नहीं थे, उस पर बातचीत होगी। सबसे पहले रुख कर लेते हैं मलिक साहब आपकी जानिब। बात करेंगे कि कल जो है वो ज़िमनी इंतखाबात गुजरे हैं, कैसे देखते हैं आप इंतखाबात को? उस तरह से तो टर्न आउट देखने में नहीं आया जैसे जनरल इलेक्शन में टर्न आउट था, लेकिन उसके बावजूद नून लीग ने जो है वो मैदान मार लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके सवाल में ही मेरा हाल इसका एक जवाब छुपा हुआ है, क्योंकि जो चीज़ पिछले 8 फरवरी के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो रजिस्टर हुई है ना, वो थी कि पीटीआई का वोटर बाहर आया। क्योंकि जो ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान देखें तो तकरीबन सारे ही एनालिस्ट जो थे उनका एक कमेंट था कि जी पीटीआई ने वाकई भरपूर रिएक्शन दिखाया, और इसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून पर, मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, कि वो वोटर नहीं आया। तो अगर वो देखें तो मैं थोड़ा सा देख रहा था, तकरीबन 41-42% 8 फरवरी को रहा है हमारा जो वोट कास्ट का जो रेशो है। तो कल की रेशो शायद 19% है। तो मैं समझता हूँ इससे सवाल ये पैदा होता है, ये आगे हम जाके करेंगे कि वो पीटीआई क्या वो जोश ख़त्म हो गया है या वो मैसेज में कोई गड़बड़ हो गई है, जो मेरे लिए क्वेश्चन है। ये तो इस पे हम आगे बात करेंगे। जो अगर आपने जो असल सवाल किया कि ज़िमनी इलेक्शन का जो कंक्लूजन क्या है, वो बड़ा सिंपल सा कंक्लूजन है। जो जहाँ था वैसे का वैसा है। नून की जितनी सीटें थी, अगर ये होता कि नून की सीटों की जगह जनाब पीटीआई जीत गई है तो वो एक डिफरेंट बात थी। केपीके में जो वज़ीर आला साहब है उन्होंने सीट छोड़ी, उनका भाई जीत गया। बिलावल साहब ने सिंध में छोड़ी, वो पीपल्स पार्टी जीत गई। नून में अक्सरियत पंजाब में वो लेगी। तो जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो बहुत ही कैलकुलेटेड है। जिस पार्टी ने छोड़ी थी सीटें, वो सारे के सारे जीत गए। ये तो एक कमेंट है, मगर मेरा असल कमेंट ये जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि वो जो पीटीआई का एक जोश था, कारकुन बाहर आए, वो किधर गया? वो 8 फरवरी को भी हार्डली 2 महीने हुए हैं। तो 2 महीने में क्या पीटीआई के वोटर ने गिव अप कर दिया? ये क्वेश्चन है। इसार साहब, आप कैसे देखते हैं कल के ज़िमनी इंतखाबात 2024 को? नहीं, अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया मुस्लिम लीग नून पे, और उसकी वजह यह कि इन्होंने इस 2 माह में इतनी अवाम को सहूलियात फराम की। देखें ना, गैस बिल्कुल सस्ती हो गई, बिजली के बिल जो हैं, लोग पैसे लेके खड़े हैं और बैंक कह रहे हैं कि नहीं जी आपका तो बिल ही नहीं आना। और पेट्रोल पंप पे पेट्रोल वाले आवाज़ें दे रहे हैं कि गाड़ियाँ भरवा लो, मोटरसाइकिलें भरवा लो। लोग कह रहे हैं हमारे पास पेट्रोल ही बड़ा है। तो ऐसी गंगा बही है मरात की कि लोग फिर मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देंगे तो और किसको देंगे? इतना मुस्लिम लीग नून ने 2 माह में लोगों के घरों में रोटियों के थैले भरे पड़े हैं। लोग खा खा के थक गए हैं। मैंने लोगों को सड़कों पे उल्टबाजियां खाते देखा है कि हम ये खाना हजम कर ले। खाना इतना आगे इस कौम के पास, और क्या कहते हैं, लोगों ने घरों की बिजलियां, एसी चलाए हुए हैं, पंखे चल रहे हैं, एक मिनट पंखे चल रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो काया बदल गई 2 माह में। तो लोगों ने मुस्लिम लीग नून को वोट नहीं देना था और किसको देना था? तो ये तो बिल्कुल सही वोट पड़े हैं। लेकिन हैरान की इस बात की है, जो मलक कह रहा था कितने फीसद वोट पड़े? 19%। और 8 को कितने पड़े थे? 42%। यानी कि 23% लोगों ने इस सिस्टम पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा हमें इस पे यकीन ही नहीं है। सर 80% लोगों ने अदम एतमाद, थैंक यू, अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा हमें यकीन ही नहीं है। जब आपने वोट की हुर्मत ही खत्म कर दी, जब आपने वोट का तकद्दुस ही खत्म कर दिया, जब आपने वोटर का यकीन ही खत्म कर दिया, जब आपने वोट को इज्जत दो की जगह वोट को बेइज्जत करो, ठुड्डे मारो। महबूब आपके कदमों में होगा, मैं पढ़ता था, मैंने वोटर्स को और मैंडेट को कदमों में ठुड्डे पड़ते हुए पहली दफा देखा है। तो इन हालात में अगर ये ना जीतते तो कौन जीतता? लेकिन इसमें भी एक और बात दिलचस्प आपको बताऊं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मरियम साहिबा को, उनकी वलवल अंगेज क़यादत में। खैर इतनी तारीफें यार, मेरा पता नहीं आंखों में आंसू आ गए, मैं तो बता नहीं सकता। अपने कानों पे आंखों पे शक कि ये राना साहब बोल रहे हैं। मलिक साहब, मरियम साहिबा की वलवल अंगेज
क़यादत के अंदर अब दूध की नहरें बह रही हैं। मैं तो घर से बिल्टोया लेके जाता हूँ, नहर से दूध भर के घर ले आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इतनी आसूदगी है और एक सीट नहीं हारी। लेकिन पीटीआई वाले बड़े ही मतलब गैर जमहूरी किस्म के लोग हैं। केपीके में वो एक सीट हार गए, पंजाब में नून लीग एक सीट नहीं हारी, केपीके में वो पंजाब जिसने 100% मैंडेट पीटीआई को दिया था वहां पे एक सीट वो नहीं ले सके, और केपीके जहां 100% मैंडेट पीटीआई को मिला था वहां वो एक सीट हार गए। मेरा ख्याल है उनका निज़ाम ठीक नहीं है वहां पे ना, उन्हें जमहूरियत पे यकीन नहीं है। जमहूरियत सीखनी है तो पंजाब से सीखें आप। इसार साहब देखें ना, मरीम नवाज जो हैं वो रोटी पे काफ़ी फोकस कर रही हैं कि रोटी पे तो उनका फोकस है, लेकिन पेट्रोल के रेट्स तो उस तरह से ही बढ़ रहे हैं। मलिक साहब आपकी जाने बढ़ना चाहूँगी, गधे और घोड़े जो हैं वो हार गए और शेर जो है वो जीत गया। आज़मा बुखारी का बयान भी सामने आया ज़िमनी इंतखाबात को लेकर, क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें मैं अब वो जो मैंने शुरू में कहा था कि एक चीज़ जो मैं डिस्कस करनी चाहिए, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं ये जो हल्का है जहाँ पे अलीम खान जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, उनकी सीट पे वो एक शवाब साहब है, उनके साथ ही होते हैं। तो मैं देख रहा था कि उनके जो अलीम खान को वोट पड़े थे तकरीबन 50,000 51,000 के, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं रहा, तो इतने ही वोट शुएब उनके कैंडिडेट को मिले, ये शुएब सदीकी को मिले हैं। मगर जो जीशान साहब थे ना, जो अब तो ये भी मसला है, कौंसल भी कभी आ जाती है जीर में, कभी पीटी आ जाता है, तो उन्होंने कोई 47,000 वोट लिए थे। जो क्वेश्चन बन रहा है, जो अब मैं देख रहा था 21,000 है, तो सवाल ये है कि क्या हुआ, ऐसा कौन सा 2 महीने में हुआ है कि पीटीआई का जो वोटर था, मतलब ये पाकिस्तान में पूरे में क्रॉस द बोर्ड ये बात हुई थी कि लोग कह रहे थे कि जनाब हमने जो सबसे बड़ी चीज़ देखी वो एनर्जी देखी है। 8 फरवरी को मतलब मैं खुद भी विटनेस हूँ, मतलब आम लोग जो चलो हम थोड़े से जैली से पढ़े लिखे हैं, जो अनपढ़ लोग हैं वो आके पूछते थे, और जी क्योंकि वो पीटीआई का बल्ला भी नहीं था, पीटीआई पार्टी भी नहीं, काफी कंफ्यूजन थी। मैंने लोगों से सुना, कानों से सुना, जो बुजुर्ग थे या पढ़े लिखे नहीं, और इमरान खान का केड़ा बंदा सानू था, पर ना दस तो निशान था। तो ये क्या हुआ 2 महीने में, वो एनर्जी नजर नहीं है। दिस इज ए वेरी बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको साबित कर दिया कि लाहौर में एक जलसे में उस पार्टी का बंदे ने, जिसने 46,000 लिए 8 फरवरी को, कल इतने दिनों में वो 17-18 पे आ गए, ये पता नहीं क्या चक्कर है। तो इसार साहब, अब जो है माजी में भी अगर हम देखें तो इंतखाबात होते रहे हैं, इस दफ़ा वो जोश और वलवला देखने में नहीं आया। और साथ ही साथ ये भी बताएगा, अब जो पीटीआई कह रही है कि हम जो है वो सियासत करेंगे इस पर के जो है धांधली हुई है, तो क्या समझते हैं आप, धांधली वाकई हुई है, उनको वाकई अब इस पर भी सियासत करनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा या हासिल वसूल होगा? धांधली बिल्कुल नहीं हुई। इतना नीट एंड क्लीन इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। देखे, शफाफियत के लिए इस बार पंजाब हुकूमत ने खुसूसी इकदाम किए थे। उन्होंने फॉर्म 45 पे भी पहले दस्तखत प्रिजाइडिंग ऑफिसर से करा लिए, ताकि ना ढोला होसी ना रोला होसी। अच्छी बात, ठीक है। उन्होंने कहा मैं रोला ही पहनता है, हर बारी फॉर्म 45 काट के दिखा देंगे ने, तो बेहतर है कि हम पहले ही साइन करवा लें। तो शफाफियत की इंतहा तो यह कि कसूर में पीटीआई ने एक दिन पहले तारीखी जलसा किया। इतना बड़ा जलसा कसूर की तारीख में नहीं हुआ, जिस पर कहा जाता है कि मरियम साहिबा ने मलक अहमद साहब को फ़ोन करके कहा कि ये आपके हर घर में इतना बड़ा जलसा हो गया कैसे। लेकिन फिर देखें, अल्लाह की उन पर ख़ास रहमत है, और मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर रहमतों की बारिश हो रही है कि फिर उधर से भी पीटीआई हार गई और मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की रहमतें और बरकतें मरियम साहिबा के साथ हैं। आटे के थैले पे जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी है, तब से आटे आप एक पेड़ा बनाए वो 2 पेड़ा हो जाता है। तो अल्लाह ने उस आटे में इतनी बरकत रख दी है कि वो एक पेड़ा आप गूंदेंगे ना तो वो 2 पेड़ों जितना हो जाता है, जब से हम नवाज शरीफ साहब की तस्वीर उसका थैले के ऊपर छपी है। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन इलेक्शन हुआ। धांधली केपीके में हुई, जहां केपीके अपने सूबे में ही सीट हार गई और दोनों सीटें एक आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। वहां धांधली हुई है, पीटीआई ने धांधली की है। नून लीग ने बिल्कुल शफाफियत से इलेक्शन लड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सार साहब, मलिक साहब से पूछ लेते हैं कि जैसे अब पीटीआई कह रही है कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, जुमे से एहतजाज की कॉल दे दी है, क्या समझते हैं आप कि क्या पीटीआई इस बार फिर से जो है ये एहतजाजी सियासत पर इनका कोई हासिल वसूल होगा, इनको कोई फ़ायदा होगा, बेनिफिशियल होगा इनके लिए? देखिए, मुझे जो लग रहा है ना, पीटीआई का मकबूलियत तो है उनकी, ये मेरी राय है, मगर मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इनका कोई कमज़ोर एरिया ये है कि मुझे लगा कि फंडामेंटल कोई पॉलिटिकली स्टैंड नहीं है, पॉलिटिकल कोई, जिस तरह एक मुझे याद है पीपल्स पार्टी के ज़माने में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में एक लफ्ज़ था रोटी कपड़ा मकान।
कोई जो गरीब था, किसान था, नौजवान था, वो सारे जुड़े थे ग्लव्स के साथ कि रोटी कपड़ा मकान मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि इस वक्त इत्तेजाज है, गुस्सा है। मतलब मुझे लगता है पीटीए क्या करती है, पीटीए दो उनके रंग हैं। एक रंग है हमदर्दी का। मतलब अगर आप गौर करें, जो मैंने पहले भी क्वेश्चन किया, 8 फरवरी से पहले आप 8 दिन पाकिस्तान का मुताला करें, वो तो हुकूमत खुद मान गई है, राना सनाउल्लाह मान गया कि आपने 3 दिनों में 3 दिन सजाएं दी खान को। साइफर केस भी हो गया, वो जो निकाह केस, अच्छा उसका नुकसान वो खुद मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोज़ ठक 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 3 आपने 3 दिन उसको सजाएं दी, 8 को जनाब पूरा पाकिस्तान बाहर आ गया। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई की जो सियासत है ना, वो पहले हमदर्दी से चलती है, फिर हमदर्दी से वो इत्तेजाज पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इनको ज़रूरत है, इतनी जितनी इनकी मकबूलियत है, इनको पॉलिटिकल को मैसेज भी देना चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी देनी चाहिए। वो चीज़ रहती है सदाबहार। जब आप हमदर्दी से चलते हैं, देख लें अब इस बार हमदर्दी का कैश नहीं ना हुआ तो आधा वोटर आपका चला गया। मैं कतई नहीं कह रहा कि पीटीआई मकबूल नहीं है। आई स्टिल बिलीव कि अगर 100% वोटिंग होना तो वो अक्सरियत में है। मगर ऐसी ये पार्टी के लिए क्वेश्चन है कि आप क्यों हर दफ़ा एक हमदर्दी का फैक्टर लाते हैं। कभी आप वो साबुक खतून अव्वल की बीमारी ले आते हैं, कभी आप ये कहते हैं जी हाँ को कोई बहुत बड़ा ताकतवर बंदा वो कत्ल करवाना चाह रहा है, कभी कोई ट्वीट्स आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना कि पहले आप हमदर्दी के लिए लोगों को वार्म अप करें, जब वो हमदर्दी के बाद नतीजा लोग आए बाहर तो फिर एहतजाज करें। तो ये मेरा लिए ज़िग-ज़ैग अच्छी सियासत नहीं है। ये बात जो आपने की कि बुशरा बीबी की जो बीमारी का एक सामने आ रहा था इंडिया, अब तो रिपोर्ट आ गई है, मेडिकल रिपोर्ट, और उसके बाद जो है चीज़ें मज़ीद क्लियर हो गई हैं कि उनको जो है ऐसा गैस्ट्रो का इशू, तो ऐसा कोई बड़ा मेजर इशू नहीं था। तो क्या समझते हैं आप कि इस तरह से जो है जैसे पीटीआई ने शोर मचाया कि हमें जहर देने की कोशिश की जा रही है, उस बयानी के खिलाफ जब ये रिपोर्ट आई, कैसे देखते हैं? अच्छा पहले ज़रा मैं मियाँ साहब सॉरी मेरे देखे ना मियाँ कर दिल मियाँ कर दी नहीं में आप पे मियाँ हुई आँखों नहीं मैनू मियाँ रांझा हीर ना आँखों कोई। मैंने इतना मियाँ साहब को रट लिया है कि अब मेरे मुंह से सिर्फ मियाँ साहब ही निकलता है। अब इसको मरीम ना कह देना बस, मुझे तो मियाँ कह दिया ना, ठीक है। हाँ नहीं आपने तो माइंड की ये ना माइंड कर दिया मुझे, आई एम सॉरी, मैं इसलिए एहतियात बरतूंगा। देखें जो आप ज़रा एक बात को समझें कि पीटीआई वर्सेस कौन है, ठीक है। रियासत पीटीआई के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन पीटीआई के ख़िलाफ़, अदालतें पीटीआई के ख़िलाफ़, पुलिस पीटीआई के ख़िलाफ़, इंतज़ामिया पीटीआई के ख़िलाफ़, मुकामी ताकतवर बासर लोग पीटीआई के ख़िलाफ़, पंजाब हुकूमत पीटीआई के ख़िलाफ़। पीटीआई का लीडर जेल में, उसके चारों तरफ शीशे, उसकी अब आह भी बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। और आप तब को ये रखते हैं कि इतना सारों के होते हुए पीटीआई हर दफ़ा मौजज़ा दिखा दे। भाई उसने 8 फरवरी को मौजज़ा दिखा दिया, ठीक है ना, आपने उस मौजज़े को नहीं माना। इस बार आपने फॉर्म 45 में पहले ही साइन करवा लिए, ठीक है। दिलचस्प सुने, मूसा इलाही जो जीते ना गुजरात से 2008 इलेक्शन में मेरे ख्याल उन्हें 26 वोट पड़े थे टोटल, के 28 वोट पड़े थे, वो लीड है, ठीक है ना। और इस बार उनकी लीड ही अच्छी लीड है, नहीं मानी जा रही। यानी 2 माह में अचानक वो इतने पॉपुलर हो गए कि मुझे तो लग रहा है परवेज इलाही साहब ने भी खुद कहीं उन्हें वोट ना डाल दिया कि यार रात को किसी ने बताया हो कि वो जो 26 वोट मिले थे ना 8 फरवरी को, वो बहुत पॉपुलर हो गए और अब उन्हें वोट पड़ना चाहिए। तो परवेज इलाही साहब ने कहा मैं भी वोट पा देना, उन्होंने वो इतने पॉपुलर हो गए, वो तो नेल्सन मंडेला से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो ये निज़ाम जहाँ पे इस तरह ओवर एंड नाइट आप चीज़ों को पलट देते हैं, इस निज़ाम से आप वक्ती तौर पे जितवा लें, ले जाएं सारी सीटें, आप कर लें सारा कुछ, लेकिन अवाम के दिल में जो आप चीज़ छोड़ रहे हैं वो इतनी खौफनाक है, इतनी नफरत अंगेज है इस निज़ाम के हवाले से कि वो इस निज़ाम की तरफ अब देखना भी पसंद नहीं कर रहे। उनका जमहूरियत पे से यकीन ख़त्म हो गया, उनका इलेक्शन पे से यकीन ख़त्म हो गया, उनका इलेक्शन कमीशन के ऊपर से यकीन ख़त्म हो गया। जिस मुल्क की अवाम का इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन और जमहूरियत पे से यकीन ख़त्म हो जाता है, वहाँ क्या रह जाता है? किस चीज़ को चाटेंगे आप? किस चीज़ के जो आप इतने दावे कर रहे हैं? लोगों ने आपके इलेक्शन को कहा पे थोड़ा इलेक्शन अब नहीं, हम आते इधर, क्योंकि आपने उनको यकीन खत्म कर दिया कि उनके वोट की कोई इज्जत है, कोई मुकाम है। अब आप तालियां बजा लें, विनिंग स्पीच कर लें, लोगों के साथ क्या गुब्बारे छोड़ो, पीछे से पटाखे छुड़लियां छोड़ लो, 4-5 कबूतर गुलाम छोड़ लो, आपके हाथ पे आके बैठ जाएंगे, कर लें। आप क्या कर लेंगे? तारीख में आप शिकस्त खुर्दा लोग हैं,
तारीख में हमेशा तारीख आपको लिखेगी कि आपने हमेशा बेईमानी से फतह हासिल की। ऐसी फतहों का क्या फायदा? अब तो इस सब लोगों का एतमाद ही उठ गया। मैं उस दिन और दूसरी चीज सुन लें, आपकी बात काट रहा हूँ, आपने जो सवाल किया था बुशा बीबी का, तो वो रिपोर्ट में बिल्कुल चीजें क्लियर नहीं है। उसमें है कि उनके इन्फेक्शन है और उनको गलत खुराक दी गई है। पूरी रिपोर्ट मीडिया जो है वो नहीं लेके आ रहा। मैंने खुद पढ़ी है वो रिपोर्ट के, उसमें ये है। अच्छा, ठीक है ना, ये कोई वो वाला हार्ट अटैक नहीं है जो मरियम साहिबा ने कहा था कि मियां साहब को हार्ट अटैक हुआ था, जिसका ना उन्हें पता चला था ना किसी को पता चला था। 10 दिन बाद पता चला था कि हार्ट अटैक हो गया। ये वो वाला हार्ट अटैक नहीं है। और दूसरी बात यह कि देखें, ये रियासत की जिम्मेदारी है, वो बुशा बीबी हो या इमरान खान हो, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कौम की अमानत है इमरान खान, और वो एक मकबूल तरीन लीडर है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करना रियासत की जिम्मेदारी है। हम किसी नए सियासी एडवेंचर के मुतामिल नहीं हो सकते। ठीक है, हमने भुट्टो को गुवाया है, हमने भुट्टो के आंसू आज तक हमसे ख़त्म नहीं हुए। मेरा दिल आज भी भुट्टो शहीद के नाम पे रोता है। मैं आज भी भुट्टो के नाम पे मेरी आंखें अश्कबार हो जाती है कि हमने ये कितना बड़ा लीडर, ऐसा हीरा गवा दिया, और हमने आज तक हम ये समझ ही नहीं सके कि हमने इस निज़ाम को ठीक करना है जिसमें हीरे जैसे लीडर ना गुआए जा सके। निसार साहब, निज़ाम को ठीक करने की बड़ी ज़रूरत है। मलिक साहब, आपकी जानिब आऊँगी, क्या समझते हैं अब तहरीक इंसाफ जो एहतजाज की एक कॉल दे चुकी है, पीटीआई की रिहाई भी इस एजेंडे में शामिल है? इस एहतजाज में ये भी डिमांड की जाएगी कि हमारे जो बानी पीटीआई को रिहा किया जाए? देखिए, ये तो फिर ताकत की कामयाबी होगी ना कि आप पहले तो आए थे पूरा निज़ाम बदलने, आप रियासत मदीना बनाने आए थे, फिर आपने करप्शन ख़त्म करनी थी, फिर आपने निज़ाम को सही करना था। अब आपकी सारा फोकस रह गया कि हमारे लीडर को आज़ाद करो। तो ये तो पॉलिटिकली शिकस्त की एक अलामत है ना। आप ज़रा 2 साल पहले देखें, 2 साल पहले आप ललकार रहे हैं, आप हर रोज़ एक जलसा कर रहे हैं। एक आपने लॉन्ग मार्च किया, दूसरा लॉन्ग मार्च किया, एक ताकतवर को आपने मीर जाफ़र किसी को कहा, किसी को मीर सादक का, मतलब आप पूरे अग्रेसिव थे। फिर आपने रियासती इदारों पे डायरेक्ट हमला कर दिया। वो ज़रा वो हाइट देखें और ये अपोजिशन देखें। अब आपकी पोजीशन क्या रह गई है कि हमारे बंदे को रिहा करो। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकली वो राणे का अपना हक है कि वो कह रहा है कि जी वो तारीख ये तारीख में रहना चाह रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि आप दिन ब दिन आपसे मार्जिनाइज किया जा रहा है, आपको छोटे से छोटा किया जा रहा है। अब कहाँ आपका वजूद था कि जनाब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर है और उस पावर के साथ हर चीज़ चल रही थी। अब वो सारी बातें ख़त्म हो गई जी इमरान खान कब छूटेगा, और उसके लिए भी ये बहस होती है। कभी तो ईद से पहले आ जाएगा, अब अगर ईद के बाद आ जाएगा, अब नई दुकान लगेगी, बड़ी ईद के बाद पहले आ जाएगा, बड़ी ईद के बाद आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ताकत ने बेसिकली कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन फैला दिया। वो आप जो मर्जी कहें कि तारीख कुछ नहीं कहती। वो भुट्टो भी गया तो तारीख में लिखा जाएगा ना। तो रियलिटी तो ये है कि भुट्टो तो चला गया तो 11 साल ज़िया-उल हक ने हुकूमत की, मैंने तो नहीं की। वो भी ज़िया-उल हक पता नहीं, वो जहाज़ ना गिरता तो पता नहीं 111 साल करके जाता। तो रियलिटी जो रियलिटी अपनी जगह और इंटेलेक्चुअल तारीख की पोजीशन अपने था। पोजीशन ये है कि एक डेस्परेशन आ गई है पार्टी के अंदर, जिसका मैंने आपको सबूत भी दे दिया। पार्टी के लोगों को, इस पाकिस्तान के लोगों को इस निज़ाम ने 2 साल में थका दिया है। उनको समझा दिया कि जनाब आपने जितनी जमहूरियत खेलनी है खेल लें, हमें आप ये निज़ाम नहीं बदलना, आपके लिए स्पेस नहीं है, ये साबित हो गया। मलिक साहब, पीटीआई के अंदर और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर आप यकजहती देखते हैं? मतलब इनमें भी कहीं ना कहीं बयानिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अलग हैं। नहीं, सुन्नी इत्तेहाद तो पोलिटिकली एग्जिस्ट ही ना करती। वो तो मैच ही कोई नहीं, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तहरीके इंसाफ जो है वो उसका नाम इमरान खान है, वो एक पार्टी है। वो ऐसा इख्तलाफ होगा भी, मगर वो एक, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो इतना मुकाम इतना बड़ा है तहरीके इंसाफ का या इमरान खान की लीडरशिप का, उसमें वो इट डजंट मैटर। ठीक है सर साहब, आप क्या समझते हैं? राना सनाउल्लाह का एक बयान सामने है कि पीटीआई की आदत जो है मुज़ाकरात की मेज़ पर अगर आए तो उनकी रिहाई कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे एक बात तो साबित हो गई ना कि इमरान खान की गिरफ्तारी पॉलिटिकल है। ये हमारी अदालतों को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर यहाँ पे पॉलिटिकल आपस में इत्तफाक हो जाए तो इमरान खान रिहा हो जाएगा, तो इसका मतलब अदालतें और हमारा अदालती निज़ाम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना कहीं पे भी। ये तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने जो चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा है और चीफ जस्टिस साहब पे उसने बराह रास्त इमरान खान ने ये कहा है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, जो काजी फायजी साहब को इनका इसका जवाब देना चाहिए। मुझे तो अभी तक मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो 6 जजों का ख़त था वो कहाँ चला गया, उसकी तफ्तीश कहाँ चली गई? अब तक कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा? वो ख़त क्यों दबा दिया गया? उस केस को क्यों अब तक प्रोलॉन्ग कर दिया गया? उस केस को क्यों नहीं अब तक सामने लाया जा रहा?
काजी फायज ईसा साहब खामोश क्यों हैं? अगर एक्सटेंशन का जो शोर शराबा मचा हुआ है तो ये इटसेल्फ एक बहुत ख़तरनाक बात है कि क्या हमारे ओहदे कंप्रोमाइज हैं, क्या हमारे ओहदे जो हैं वो अपने ज़ाती उसमें किसी चीज़ में गिरफ्तार हैं। अदरवाइज़ काजी साहब को इमरान खान के ख़त का जवाब देना चाहिए, बिल्कुल, और उसने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसके जवाब देने चाहिए। और मैं बतौर पाकिस्तानी सवाल कर रहा हूँ कि जो 6 जजों ने इतने हीनियस किस्म के इल्ज़ाम लगाए थे वो कहाँ चले गए? उस पर क्यों नहीं बात हो रही? उसको सामने क्यों नहीं लाया जा रहा? उस केस को क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम इधर उधर की आनियाँ जानियाँ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं? जो उसमें डेवलपमेंट है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट्स है ना उनसे राय मांगी है। जिस तरह एक वो सुप्रीम है ना, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फुल बेंच को बुलाया। अब ये पता नहीं कि फुल बेंच उस पर कोई लेटर लिखता है, फुल बेंच कोई एडवाइस करता है, दैट बिसाइड द पॉइंट। तो वो बेसिकली उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं वो बताएं हम इस पर क्या करें। अब उनका रिएक्शन जो है ना वो अगली स्टेप बताएगा। अगर हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का मतलब है सारा बेंच बैठा है, वो कहेंगे जनाब ये करें वो करें, मगर मुझे लगता है वो किसी हद तक, मैं राना थोड़ा सा मैं एग्री करूँगा कि वो हमारी जो रफ्तार बता देती है कि अल्टीमेटली हम चीज़ें भूलना शुरू। आपको ना एक गालिब का शेर सुनाऊँ प्लीज़, मिर्ज़ा साहब का। वो कहते हैं कि हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो मैं ये खूह खाते जो है ना और आपा खुर्शैद की कमेटियाँ, उनका अंजाम यही होता है। वो नहीं जो इसका शजर से उम्मीदें बाहर है। तो यहाँ तो पाकिस्तान ऐसे है 100-200 साल के लिए आप इंतजार देखें ना। जो पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा मसला था कि 6 जजों ने इतने भयानक इल्ज़ामात लगाए, वो ख़त्म हो गए। उसको आपने कहा जी अच्छा मलिक साहब आप राय दें, अच्छा जी आप राय दें, ठीक है ना। वो गालिब का एक और शेर है कि जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। आपने तो तमाशा लगा दिया। देना उसको करें ना फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसको लाइव क्यों नहीं ट्रांसमिशन उसकी दिखा रहा? ठीक है, इमरान खान के खत का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? मैं चाहता हूं कि अगर इमरान खान गलत कह रहा है तो काजी साहब उसका खत का जवाब दें, साबित करें कि नहीं हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ करती है। और मेरा यकीन है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करती है। यहीं से दोबारा आगाज करेंगे नाज़रीन, यहाँ वक्त एक ब्रेक आप सही। वेलकम बैक नाजरीन। तो बात हो रही थी कि पीटीआई क़यादत जो है वो मुज़ाकरात करे, एक पेज पर आए तो रिहाई मुमकिन है। राना सनाउल्लाह का एक बड़ा बयान सामने आया। मलिक साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या समझते हैं आप, सड़क या मुज़ाकरात की जो मेज़ पर आना है तहरीक इंसाफ को कोई नया वे आउट दे सकता है? देखिए बात बड़ी सादा सी है। अगर आप राना सनाउल्लाह के तजर्बाकार, एक पाकिस्तान में एक नाम है, पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पीपल्स पार्टी से भी रहा, नून से भी रहा, वजारतें की, तो इसको आप मतलब मामूली बात ना समझे। इसमें देयर इज़ ए ग्रेट मैसेज बिटवीन द लाइन। अब खान साहब का इशू क्या है, असल प्रॉब्लम क्या है कि ये जमात बनती है 1996 में, और बड़ी इत्तफाकी बात है, पता नहीं जनाब पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, मुझे बल्कि पहला सवाल मैंने खान से करने वाला मैं साफ़ी हूँ, तो मैं एक किस्म की मुझे सारी एक अंडरस्टैंडिंग बंदे की फ़िज़िकल हो जाती है ना। जमात जिस दिन बनी थी तो वो मैंने एज ए रिपोर्टर वहाँ बैठा था। तो खान ने, मुझे आज भी याद है, उसमें की का फ़र्क नहीं है। एक पॉइंट था कि ये 2 लोग हैं, तब बेनज़ीर जिंदा थी कि ये जोड़ी बनी हुई है, मैं इनकी पार्टनरशिप ख़त्म करूँगा, ये दोनों चोर हैं, दोनों करप्ट हैं, चोर करप्ट चोर लुटेरे वगैरह वगैरह वगैरह। 96 से आप चले 2024 आ गया, फिर आप वज़ीर आज़म बने, उसमें भी आपने कहा जी मैं नारो नहीं दूंगा, मैं मुज़ाकरा नहीं करूँगा। तो हाँ मैं समझता हूँ हाँ अपनी ही पॉलिसी का एक ना कैदी बन गया। अब प्रॉब्लम ये है, एक तरफ आपके 30 साल हैं, आपकी एक पोजीशन है कि ये दोनों घटिया हैं, ये दोनों चोर हैं, इससे नीचे तो वो बात ही नहीं करता, दोनों करप्ट हैं, मैं इनसे बात नहीं करूँगा। मगर जो वाइज बात है ना, जो समझने वाली बात है, जो मैं तरीके से कर सकता हूँ, भाई ये लड़ाई का मतलब है कि पाकिस्तान की जो मुस्लिम लीग नून है, बाकी पार्टी की लॉटरी है कि भाई तू जाने दे, इस्टेब्लिशमेंट जाए, जाओ जुतियाँ खान ना को, सीधी बात है। तो अगर आप पॉलिटिकल जानवर हैं तो आप पॉलिटिक्स पे आए, और पॉलिटिक्स बेसिकली निगोशिएशन है, पॉलिटिक्स बेसिकली कम्युनिकेशन है, पॉलिटिक्स बेसिकली गिव एंड टेक है। अब अगर खां इनके पास आता है तो कोई ना कोई लेना देना होगा। तो खां मैं समझता हूँ अपनी, कह लें कि अपनी ब्यूटी का या अपनी खूबसूरती का खुद ही कैदी बन गया। अगर वो निगोशिएशन पे आता है तो वो उसका क्या करोगे? अपने बयानिए का क्या होगा? मैं तो, मुझे इस गुनाहगार कानून ने वो हाथ से लिखी हैं वो चीज़ें,
इंच का फ़र्क नहीं पड़ा। मगर जो बात राना सनाउल्लाह कर रहे हैं ना, बड़ी वाइज बात है। मैं समझता हूँ कि PTI को ये स्टेप लेना चाहिए। देखें, बात सुने, अगर वो समझदार लोग कहते हैं कि अल्टीमेटली फ़लस्तीनियों ने भी इसराइलियों के साथ बैठना है, अल्टीमेट पाकिस्तान ने इंडिया से बैठ के बात करनी है। दुनिया में आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट जंग से नहीं ख़त्म हुआ। जंग भी एक वेपन है बैठने के लिए बात करने का। दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं ना, अल्टीमेटली वो निगोशिएशन पे एंड हुई हैं। तो मेरी हम्बल ख्वाहिश है और मेरी एक सजेशन है PTI को कि आप इस चीज़ को ये बड़ी गौर तलब बात है। सार साहब तो जानते हैं। सार साहब, आप क्या समझते हैं, PTI को मुज़ाकरात की टेबल पे बिल आखिर आ जाना चाहिए? नहीं, देखें, इमरान खान मलिक ने उनसे सबसे पहला सवाल किया था और मेरा ख्याल है इमरान खान ने लाहौर में सबसे आखिरी जवाब मुझे दिया था अपने घर पे जो मुलाकात हुई थी। तो हम दोनों किसी हद तक एक दूसरे के बहुत करीब हैं। ये पहला सवाल करने वाला, मैं आखिरी जवाब सुनने वाला हूँ। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हम सियासत फॉर द सेक ऑफ ओनली गवर्नमेंट कर रहे या हम सियासत अपनी कौम के लिए कर रहे। अगर इमरान खान सिर्फ गवर्नमेंट हासिल करने के लिए कर रहा है जी, तो फिर तो उसे मेज़ पे बैठना चाहिए, ठीक है। और अगर वो कल के फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के कर रहा है जिसमें वोट चोरी ना हो, आवाम की इज़्ज़त हो, आवाम को उसके मैंडेट का एहतराम मिले, ठीक है, ताकतवर और कमज़ोर के अंदर जो अदालतों के फ़र्क हैं वो ख़त्म हो जाएं, मुसावात कायम हो जाए, फिर उसे वही करना चाहिए जो अब कर रहा है। साहब, जो बात है पॉसिबल है ये, मतलब सुन लेना, जो कर रहा है वो उसे वही करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो हार जाए, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो वजह इनकलाब हो। ये बात मैं आपको जो जुमला कह रहा हूँ ये याद रखिएगा मेरी। हो सकता है इमरान खान इनकलाब ना ला सके, लेकिन इमरान खान वजह इनकलाब है। इमरान खान ने जो सोच अवाम को दे दी, अब उसको ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, वो नहीं मिलता। इससे बड़ी और क्या किसी बंदे की असूल परस्ती हो सकती है कि वो अपने असूलों के लिए जेल चला गया। अगर उसे इक़्तिदार का इतना शौक़ होता तो वो असम्बलियाँ ना तोड़ता, KPK की और पंजाब की। वो बैठा रहता कि चलो 2 सूबों की तो एंजॉय कर रहा हूँ। यहाँ पे भी तो लोग हैं ना कि जो किसी को सूबे का बना के और आटे के थैले पे अपनी तस्वीरें लगा के खुश हो रहे हैं, आटे के पेड़े नापते फिर रहे, वो भी बैठ जाता। उसने तोड़ दिया ना सब कुछ। असूलों के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, असूलों के लिए तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, ठीक है। अगर वो इक़्तिदार का भूखा है तो फिर मिल जाता, तो फिर वो पहले की असम्बलियाँ तोड़ता। और दूसरी बात ये है कि ये जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, इन्होंने शायद ये कहा था कि इनको बाजवा साहब ने बताया, जनरल बाजवा साहब ने, कि मैं 1 घंटा इमरान खान की मिन्नतें करता रहा कि अपोजिशन बाहर बैठी है, उससे मिल लो। उसने कहा मैं नहीं मिलूंगा। जनरल बाजवा साहब को उसने इनकार कर दिया था कि मैं नहीं मिलूंगा। वो एक बंदा अपने असूलों पे खड़ा है, ठीक है ना। फतह शिकस्त क्या होती है? ये मलक तो बादशाह आदमी है ना। उठाएं हिस्ट्री, देख लें हिस्ट्री के अंदर जिंदा कौन रहता है, देख लें हिस्ट्री के अंदर हीरो कौन होता है। ठीक है, कोई 11 साल हुकूमत कर जाएगा, कोई 20 साल हुकूमत कर जाएगा, बड़ों ने की है, बड़ों ने की 20-20 30-30 साल हुकूमत है। हीरो वही रहे जिन्होंने एक दिन भी हुकूमत नहीं की लेकिन सच के ऊपर खड़े रहे, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है कि इक्तिदार मिलने के लिए आप सबसे कर लो। भाई वो समझता है कि मैंने इनसे नहीं करनी, असूली बात है तो नहीं करता, वो उसका हक है, उसकी सजा भुगत रहे। जो ये कह रहा है कि फिर वो कहते हैं कि चलो फिर इस्टेब्लिशमेंट निपटेगी, तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये देखना चाहिए कि हमें कि भाई मुल्क की बेहतरी किस में है। हम सब पाकिस्तानी हैं, ये मट्टी से जुड़े हुए लोग हैं और हम पाकिस्तान की बका और खैर चाहते हैं। तो इसमें अनाओं की तो कोई जंग नहीं है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो बेहतर है वो करना चाहिए। जैसे कि मलिक साहब इसार साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो कुछ भी वो करना चाहिए, क्या सारी पार्टीज़ अव्वल तो ऐसा सोचती हैं? क्या उनके माइंडसेट ऐसे हैं? सवाल तो यहाँ पे भी उठता है। और साथ ही साथ ये कहिएगा कि नून लीग के राना सनाउल्लाह ने बड़ी बात की है कि जो है इनको एक पेज पे बैठना चाहिए, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी आपको लगता है कि नून लीग भी कहीं यही चाहती है? देखिए, आला क्या मैंने थोड़ी सी इंडायरेक्टली पहले आपसे बात की थी। आपको याद है अल्टीमेटली मिसाक़े जमहूरियत हुआ था पीपल्स पार्टी और नून के दरमियान, वो किस पॉइंट पे हुआ था? वो इसी एक पॉइंट पे हुआ था कि यार इनफ इज़ इनफ, कम अज़ कम हम दोनों अब बड़े हो गए, हम अब बच्चे नहीं, हम अब किसी थर्ड पावर की वजह से
जमहूरियत से इसका इस्तेसाल नहीं करेंगे। ये थी एक इंसानी डेमोक्रेटिक पाकिस्तान की पोजीशन। हैट्स ऑफ टू बेनज़ीर, हैट्स ऑफ टू नवाज शरीफ, वो लंदन गए, उन्होंने साइन किया। अंदर इन सब को पता है। देखिए जो सच ये है कि अगर आपने डेमोक्रेसी लानी है तो डेमोक्रेसी का रास्ता पॉलिटिकल पार्टी से आएगा, पॉलिटिकल नेगोशिएशन से आएगा। मैं खां की इस बात से उसके एक्सट्रीमिज्म को मैं नहीं पसंद करता। ये अपना अब हिस्ट्री में रहते हैं, हिस्ट्री मेरे शौक से, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। फैक्ट ये है कि अगर आपने पाकिस्तान को बदलना है और इस पाकिस्तान की स्टेट ने साबित किया कि काका ये गुड बॉय, ये जो तुमने ये अपना गुफ्तगू शुरू की है ना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, करके दिखाओ, कंसिस्टेंटली प्रेशर में रखा है और हर वक्त वो डाउन हो रहा है। अगर आप 2 साल इसके देखें, अब तो आवाज़ ही लोग भूलना शुरू हो गए हैं, चीज़ ही नहीं आती। पहले खान साहब सुबह दोपहर शाम 3 तो वीलॉग आप किया करते थे, तो ओटा फाइज ओटा माइंड, ये इस तरह का कल्चर है। मेरा ख्याल है कि आप एक पॉइंट से नीचे आएँ कि ये चोर है, डाकू है, आप इनको भी पॉलिटिकली समझें। लेट दी पाकिस्तान पीपल डिसाइड। अगर लोग नून लीग को वोट नहीं देते या पीपल्स पार्टी को चोर समझते हैं तो ये सिंध में फिर क्यों उसको वोट देते हैं? आप ये बहस से निकल आएँ, आप बगैर किसी पॉइंट के अगले को चोर कहना छोड़ दें। आप कहें चोर कौन है, ये फैसला पासन के लोग करेंगे, मेरे से आप एक निगोशिएशन करें। मैं एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ, वो निगोशिएशन है, आओ बैठे हम सारे पॉलिटिशियन और हम 1 मिनट के लिए, हम पॉलिटिशियन, हम पाकिस्तान है, हम एक ऐसा सिस्टम वजह करते हैं कि इलेक्शन फेयर हो और फिर इलेक्शन में जो गलत है वो लोगों को बताने दें। ये पाकिस्तान के लोगों का राइट है कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये डेमोक्रेसी है। ये इमरान खान का राइट नहीं है, वो अपना कैंपेन करता जाए। मैं समझता हूँ कि इमरान के पास, पाकिस्तान के पास अगर कोई जो पॉलिटिकल लीडरशिप का तकाजा है, सब पार्टीज़ का एक ही उधार है पाकिस्तान की, वहाँ पे बाकी सब ये फ्रॉड कर रहे हैं। वो उधार ये है कि ये बैठे और ये पाकिस्तान का वो कर्जा उतारें। वो कर्जा है फेयर और फ्री इलेक्शन का सिस्टम। अगर ये इस पे इकट्ठे नहीं होते, ये इस तरह दायरों में घूमते रहेंगे और हमें कुछ नहीं मिलेगा। मलिक साहब, आपसे मेरा सेम सवाल है और सार साहब से भी कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर एक पेज पे बैठकर, क्या पॉलिटिशियंस आया मुल्क और कौम के लिए इतना सोचते हैं कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन कराएं? क्या वोट का जो हक है आवाम को दिया जाता है वो बच जाता है? क्योंकि आवाम भी उससे मुतमईन नहीं होते, कहीं ना कहीं सबको ही पता होता है कि कितने ट्रू वोट दिए गए हैं और कितने नहीं, फेक दिए गए हैं। क्या समझते हैं? आपने पहले तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। आपने कहा मलिक साहब और चलो आप पहले देखो, मैं पहले आप दे दीजिए, फिर बारी बारी रहने की, राना बोलेगा मैं उस पे बोल पड़ूंगा। अच्छा, पहले मैं मिसाके जमहूरियत पे ज़रा बात करना चाह रहा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बड़ी नेक नियति से एक एफर्ट की थी। मियाँ साहब ने उस पर दस्तखत किए थे। मियाँ साहब की वतन वापसी इलेक्शन से पहले में भी मोहतरमा का बहुत रोल था, जिन्होंने उन्हें कहा कि आप आएँ इलेक्शन लड़ें, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक ख़ानदान की चश्मो चिराग थी। लेकिन मियाँ साहब ने मिसाके जमहूरियत के बाद क्या किया? क्या यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ वो काला कोट पहन के अदालत में पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने उनको उनकी वजारत ख़त्म करने के लिए अदालत में और जलसों के अंदर पूरा जोर नहीं लगाया? तो मिसाके जमहूरियत कहाँ स्टैंड करती है? कौन सी मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे हैं आप, जिसके ऊपर दस्तखत करके और ये तय था कि हम एक दूसरे की हुकूमतों को चलने देंगे। बिल्कुल। तो आप तो अदालत में पेश हो गए काला कोट पहन के, और आपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हटवा दिया वहाँ से, वजारत उज़्मा से। तो कौन सी मिसाके जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? अब आगे आ जाएं। मलिक साहब जो कहते हैं ना कि लोगों को फैसला करने दें, कि जी लोगों ने तो 8 फरवरी को फैसला दिया है, तो क्यों नहीं मानते आप लोग? अगर लोगों के फैसले को बकौल मलिक साहब के लोगों को फैसला करने दें, तो 8 फरवरी को तो उन्होंने फैसला दे दिया था, तो आपने क्यों नहीं माना? जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो कि आप एक तरफ एक बंदे का मैंडेट सारा छीन रहे हैं, ठीक है, अवाम उसको वोट दे रही है, आप उसको मान नहीं रहे, आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं नहीं ये साढ़े कोल बैठे भी। इसे मलिक से कहता हूँ कल मैं इसकी गाड़ी भी छीन लूंगा, इसकी जेब से पैसे भी निकाल लूंगा मैं, ठीक है ना, इसके जनाब वाली कीमती कपड़े भी उठा लूंगा, फिर मैं से कहूँगा मलिक साहब मेरा टेबल पे बैठ के ना जरा गल करो। ओ भाई तुम पहले इंसाफ करो, इंसाफ दो, ना दो इमरान खान को इंसाफ, अवाम को तो इंसाफ दे दो, उनके वोट की इज्जत को तो बरकरार कर दो, फिर बात होती है। ऐसे बातें नहीं होती कि आप सारा कुछ खा पी के को जी हूं आ जाओ जी बह के गल कर ली, मैं आपके कमेटी खा जाता हूँ, मुड़ के कहता हूँ चले बात करते हैं कि अगली कमेटी में हमें क्या करना चाहिए। वो पहली कमेटी तो वापस करो ना भाई, उसके बाद अगली कमेटी में बात कर लेंगे। तो ये मैं नहीं समझता कि इस तरह कोई, हाँ पॉसिबिलिटी भी नहीं। देखें पीपल्स पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे लोग,
नून लीग में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो अच्छे लोग हैं उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है, उन्हें भी ज़रा आगे आना चाहिए और माहौल को बेहतर करने के लिए कुछ इस तरह की एफर्ट्स करनी चाहिए। मैं बार बार जो कहता हूं कि जरदारी साहब को ये कहा जाता है कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं, तो उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। और मैं किसी लाग लपेट के बगैर कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकली ज़र्फ है किसी में तो वो पीपल्स पार्टी में ही है, बड़ा ज़र्फ है। बिलावल छोटा है और वो बड़ी बड़ी बातें करता है, जो बड़े बड़े लोग हैं जो छोटी बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। अभी वो क्या बयान दोहरानी थी आप कि कौन हार गए, गधे और घोड़े हार गए और शेर जीत गया। अब आप अंदाजा करें कैलिबर का कि गधे और घोड़े हार गए, ठीक है ना, और शेर जीत गया। भाई बड़ी आपकी कुमारों वाली अप्रोच है भाई, मान गया मैं आपको कि आपको गधे घोड़े के फर्क का भी माशाल्लाह पता है। आप वो माहौल तो बनाए। पीपल्स पार्टी ने तो ऐसा कोई जुमला नहीं कहा अपनी फतह के ऊपर, ठीक है। ये लड़ाई पीपल्स पार्टी पीटीआई की नहीं है, ये लड़ाई पीटीआई नून लीग की और इस्टेब्लिशमेंट की है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि वो टेबल टॉक हो तो पहले आप इंसाफ करें, तो खुद ब खुद चीज़ें सीधी हो जाएंगी। सार साहब जैसे बात करें टेबल टॉक की, तो सदर आसिफ अली जरदारी ने 2-3 दिन रोज़ कबल जो है कहा था कि सबको एक मफाहमत के थ्रू जो है एक टेबल पे बैठना चाहिए, हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए, जब पार्लियामेंट से इजलास से खिताब कर रहे थे। लेकिन ना वही जो मैंने आपको राना की इसीलिए बात बनी गई, राना सुनाला की बात ऐसी नहीं है। हमारा जो ट्रेडिशन बनी ना, ख़ास तौर पे 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो सियासत आई है 80s की, उसमें परमानेंट एक फ़ीचर है, जो अपोजिशन में है वो कह रहा है जी मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है। वो कहता है पाकिस्तान इकोनॉमिकली डूब रहा है, डिफेंस हमारा कमज़ोर हो गया, हमारे बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, हमारा मौसम ख़राब हो गया, महंगाई हो गई है, डॉलर हो गया। वो उसने पूरी एक केसर रखी है। और मज़े की बात है जो हुकूमत सारी कह रही है कि पाकिस्तान की दुनिया में बड़ी इज़्ज़त हो गई है, हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाब हो गई है, हम अगले साल में पाकिस्तान बिल्कुल फ्रांस के साथ साथ होगा, ऑस्ट्रेलिया की तरह यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जो ही वो आते हैं तो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जो हुकूमत पिछली होती है वो बिल्कुल वही पोजीशन ले लेती है। तो मेरा ख्याल है अंदर से इनको पता है। ये देखें पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है ना, उसके ऊपर एक बड़ा भाई बैठा है। हमारे सियासतदानों को ये कॉन्फिडेंस लाना होगा अपने अंदर कि यार हम संभालते हैं, हमें लोगों ने वोट दिया, हम पाकिस्तान में ईमानदारी से जो पाकिस्तान के हक में फ़ैसले करते हैं। मैं यहाँ बड़ी आउट ऑफ द वे बात करने जा रहा हूँ जिसमें हमारे सारे पॉलिटिशियन नाकाम है। टर्की का भी यही मसला था, वहाँ पे भी यही रफड़ था, समझ नहीं आती थी सियासतदान है इस्टेब्लिशमेंट है, सियासतदान है इस्टेब्लिशमेंट है। टर्की के सियासतदानों ने फिर एक फ़ैसला किया, उन्होंने कहा जी हमने लड़ाई ख़त्म की सियासतदान ने इस्टेब्लिशमेंट ने। वहाँ पर भी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई है, पाकिस्तान में भी वज़ीर-ए-आज़म को फांसी हुई है। फ़र्क ये है वहाँ पे एक्स साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म था, यहाँ सर्विंग था जिसको हमने फांसी दी। हम अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ में आगे होते हैं दुनिया से। तो पॉइंट है उन्होंने क्या किस चीज़ पे उन्होंने अपने मुल्क की निजात दिलाई इस कॉन्फ्लिक्ट से। उन्होंने कहा जी एक पॉइंट है, उर्दुगान को इसका मैं क्रेडिट भी दूंगा, उसने कहा कि हमें अगर अवाम के मसले हल कर दिए, अगर हम माशी तौर पे अपनी सोसाइटी को उठा के चुप करो, बंद करो ये इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई, जो करती है इस्टेब्लिशमेंट करने दो, कुछ रिजल्ट दे दो, कुछ चीज़ें दे दो, हमारा कॉन्फिडेंस खुद इस्टेब्लिशमेंट को पीछे कर देगा। मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ, टर्की ने यहाँ से टर्न किया। हम ये जो करते हैं ना, जो अपोजिशन में है वो पिंडी की तरफ निशानियां कर देता, कहता जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है। देखिए खान ने क्या किया 2 साल में, दिन ब दिन मैं वो भी आप जब बात कर रहा था अपना राना, तो मैं सोच रहा था देखो यार ये ठीक है, इसका अपना राइट है, मैं तंग नहीं करता, मगर फैक्ट्स देखे कि फैसल वाडा एक आम आदमी एक्स वजीर था, उसने बताया जी कि पार्टी नहीं होगी, पार्टी नहीं थी, उसने बताया निशानी नहीं होगी, निशान नहीं होगा, बल्ला छीन जाएगा, बल्ला छिन गया, उसने बताया आप जीतेंगे नहीं, आप जीतेंगे नहीं, आपके MNA नहीं होंगे, आपके MNA नहीं है, आपके एक चीज़, मगर एक कमाल हो वो सेनेटर बन गया, वो सेनेटर बन गया। और पता ही नहीं मुझे आज तक ये सिंध की तारीख का रिकॉर्ड का पहला सेनेटर है जो आज़ाद सेनेटर बन गया। तो रियलिटी को आप समझे, खां को मेरा ख्याल क्या रियलिटी हुई, इसका मतलब क्या हुआ? पावर इज पावर। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पावर से क्या मतलब है भाई? ताकत जो पाकिस्तान को डिफाइन करती है। तो उर्दू कर दी ना, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रोग्राम के बाद तो मैं समझा दूंगा, यानी आप नहीं अभी कह सकते। नहीं, प्रोग्राम में जारी रखना चाह रहा हूँ, बंद नहीं कराना चाह रहा। तो पॉइंट सिंपली ये है कि ये पॉलिटिशियन बैठे, ये पाकिस्तान के लिए, मेरा ख्याल है, ये मेरी राय है एक छोटी सी, मैं तो एक अदना से एक सिटीजन हूँ, तो मेरा ख्याल है अगर ये पाकिस्तान के अवाम की तरफ काम शुरू कर देना तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, PTI के साथ साथ तमाम जमातों को चाहिए एक पेज पर हैं, पाकिस्तान की कौम का सोचें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया है, कई मुआहिदे दस्तखत हुए हैं, उस बारे में बात होगी इस ब्रेक के बाद। साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं मशरिक़ वस्ता के जंगी माहौल में ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। मलिक साहब कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अहम दौरा है, इसमें बेशुमार चीज़ें हैं। मेरा हाल वो आप राना को भी इन करें, छोटी छोटी उसमें डिटेल लेते हैं। एक तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान ना अपना जो सऊदी अरब से रिलेशन है वो एक बेहतर यूज़ कर रहा है, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान आ रहा है। और आप पूछेंगे कि सऊदी अरब कहाँ से आ गया? सऊदी अरब इसलिए कि सऊदी अरब की भी एक पॉलिटिकल वैल्यू है, एक इंटरनेशनल वैल्यू है। और अगर ईरान किसी हद तक जो गज़ा का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसमें ईरान का एक रोल है, सऊदी अरब का रोल है, पाकिस्तान का रोल है। तो इस दौरे का एक तो ये पॉइंट है कि पाकिस्तान का जो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो सफारती इन्फ्लुएंस है बाकी दुनिया में, पाकिस्तान वो यूज़ कर रहा है। दूसरा जो मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स बताना चाह रहा हूँ, एक टॉपिक है दहशतगर्दी का। सीस्तान एक इलाका है ईरान का जो पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है, वहाँ पे बलोच लोग रहते हैं। बलोच एक ही नेशन है। ये पाकिस्तान वैसे हमने जो मुल्क तो बड़ा अजीम है, मगर ये भी ऐसा दुनिया में मुल्क नहीं बना कि बलोच कुछ ईरान में है, कुछ पाकिस्तान में, पठान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, यहाँ पंजाबी है, वहाँ पंजाबी है, कश्मीरी। तो ये कोई थोड़ा सा मतलब अनोखी चीज़ ही बनी है बाय द वे। तो वो पाकिस्तान पे ना एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आता है कि ये जो बलोच है ना, ये सेपरेटिस्ट है, ये ईरान में दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान के दो कंसर्न है। पाकिस्तान का एक कंसर्न है कि जो ज़ायदीन जाते हैं इन पे भी अटैक होते हैं। पाकिस्तान के भी तरफ से कुछ ईरान पे ये सवाल उठाया गया कि इंडिया की जो टेररिज्म है, उनके जो वीज़े हमने चेक किए हैं, उनके पासपोर्ट चेक किए हैं, वो ईरान से आ रहे हैं। तो ये भी उसी में टॉपिक है। फिर इसके साथ लास्ट नॉट द लीस्ट दो तरफा ताल्लुकात में पाइपलाइन का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है पाकिस्तान के लिए। वो इशू ये है कि ईरान के जो अगर पाकिस्तान वो सदर जरदारी ने जो मुआहदा किया था, अगर पाकिस्तान पूरा नहीं करता 80 किलोमीटर तो 18 अरब डॉलर का पाकिस्तान पे हर्जाना हो रहा है। अब आज ही मैं पढ़ रहा था कि अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने एक लॉ बना दिया कि जो ईरान से तेल लेगा, गैस लेगा, हम उस पर सैंक्शन लगाएंगे। तो पाकिस्तान ने अपना केस अमेरिका में पेश किया कि भाई तुम्हारे तो ये अदाएँ हो सकती हैं ना, कानून हमारी लाइफ लाइन है, हमारे पास बड़ी महंगी एनर्जी है, हम अपने अगर हम साय से ले लें हमको गुनाह नहीं करेंगे। तो ये 18 बिलियन का जुर्माना, हरजाना कह लें, फिर दहशतगर्दी कह लें, सऊदीया पाकिस्तान में जो इन्फ्लुएंस है, दो तरफा ताल्लुकात हैं, ये सारे मेजर इशूज़ हैं और सबसे बड़ा गज़ा है। तो ये बड़ा अहम ट्रिप है इस हवाले से। इसार साहब आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रिप को? ये जो विज़िट किया गया इब्राहिम रईसी की जानिब से, 8 मेन जो माहिदे हैं उनको डिस्कस किया गया है। तिजारती माहिदा भी इसमें सबसे अहम है, जिसमें हजम जो है वो 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। देखें, वो चाहे आप 20 अरब डॉलर तक बढ़ा दें, 200 अरब डॉलर तक बढ़ा दें, जब हमारा अन्नदाता अमेरिका ही नहीं मानेगा तो हम कैसे वो ट्रेड कर सकते हैं? और अमेरिका अगर नहीं मानेगा तो हमारी क्या मजाल है कि हम चाँ भी कर दें। अमेरिका बहादुर जो है वो बिला शिरकत गहरे हमारा बॉस है, ठीक है ना। हमारी बका का मसला है, हमें तेल चाहिए, तो उसको हमारी बका से कोई मतलब नहीं। उसने कहा जी नहीं, हम तो नहीं लेने देंगे तेल। हम ये नहीं उसे कह सकते कि आप कौन होते हैं हमें ये कहने वाले। उसने हमारे मिसाइल प्रोग्राम को रोक लिया और उसने चीन और बेलारूस की कंपनियां जो हमें टेक्नोलॉजी फ्राहम कर रही थी उनको बैन कर दिया। ऐसे ही हम उससे ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जो चाहे करें, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर हम उसे ये कहेंगे कि नो एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर हमें 200 मुकदमे को 2-3 हज़ार साल की कैद, ठीक है, शीशे का कैबन, ठीक है, बिस्ती, और आपकी बेगम की रोज़ाना बिस्ती और आपके ज़ाती ऐबों को उछाला जाएगा, ठीक है ना। हम कैसे कह सकते हैं अपने बॉस को? तो अमेरिका बॉस अगर नहीं चाहेगा तो हम ये 20 बिलियन डॉलर के भी मुआहदे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि ये बात मेरी लिख लीजिएगा, अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग हुई तो सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क पाकिस्तान होगा, ठीक है। इसलिए इस टाइम प्रॉक्सी, क्योंकि पाकिस्तान, मलक ने जैसे कहा है ना, दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क प्रॉक्सी वार जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान है। आप उसमें आप शिया सुन्नी की जंग करवा दें, ठीक है, आप उसमें क्या कहते हैं देवबंदी वहाबियों की जंग करवा दें, आप उसमें लिसानियत की बुनियाद पे जंग करवा दें, आप सोच चाहे करवा सकते हैं, क्योंकि हम उनकी बैटल फील्ड हैं, वो जिस तरह चाहे हमें इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उनके आगे उफ नहीं कर सकते, क्योंकि उफ करेंगे
तो भुट्टो को फांसी हो जाएगी, इमरान खान जो है वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, कड़वी बातें हैं, ये कड़वी बातें शायद इस तरह मुझे नहीं कहनी चाहिए, मुझे शुभ शुभ बोलना चाहिए, अच्छे गीत गाने चाहिए, तारा रम पम पम, कभी खुशी कभी गम कहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करूं कि भाई जो मुझे नज़र आता है मैंने तो वो बोलना है। ईरानी सदर यहाँ पे जो आए हैं, इससे पहले अभी कुछ दिन पहले दफ्तर खारजा में ईरानी और अमरीकी सुफरा की मुलाकात भी मेरे ख्याल हुई है। कोई हम एक इंडो डिप्लोमेसी भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की गुड लक क्या है? पाकिस्तान की गुड लक ये है कि जब भी हमारे मुखालिफ हमें कहते हैं ये तो इररेलेवेंट है, इनसे क्या बात करनी, कुदरत ऐसा मौका लाती है कि हम रेलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। अभी कुछ अर्सा पहले भारत भौं कर रहा था कि पाकिस्तान इररेलेवेंट है, हम तो अफगानियों से बात करना पसंद करते हैं। आज पूरी दुनिया फिर पाकिस्तान के खड़ी है। ईरानी सदर आ रहा है, सऊदी अरब के वफद आ रहा है। हाँ, वो आप क्या समझे, सऊदी अरब का वफद जो है वो यहाँ पे मुआहिदों का ऐलान करने आया था, वो तो वहां हो गए थे। उसमें उन्होंने यहाँ आके क्या कहना था, वो तो सारा कुछ तय हो गया था। वो यहाँ क्या करने आए थे? सऊदी वफद आ रहा है, ईरान अमरीकी सफ़ीर आ रहे हैं, अमरीकी ईरानी आ रहे हैं। वो यहाँ पे आके हम हैं फैसिलिटेटर, जो हम ये इस खित्ते को निपटा रहे हैं। अल्लाह करे कि इसके बदले हमें कुछ मिल भी जाए। देखो ना, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला, लेकिन जो ना दे उसका बेड़ा गर्क हमारी तरफ से। लेकिन हमें तो भाई, हम आपको इतने कुछ दे रहे हैं, इस में थोड़ा सा हमारी आवाम को कुछ मिल जाए तो कोई बुराई की बात नहीं है। तो पाकिस्तान इस टाइम बड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं मलिक साहब, आपने तो मैट्रिक साइंस से किया है। मैंने वो भी किया हुआ कि वो एक तजर्बा होता है कि हवा वजन रखती है कि नहीं, तो कहते हैं गुब्बारा लें, उसका वजन करें, फिर उसमें हवा बने, फिर वजन करें, तो आपको पता लगे हवा फर्क हो जाता है, क्लियर हो जाता है। मैं बहुत पढ़ा लिखा, हाँ पढ़ा लिखे, मैट्रिक विद साइंस किया है माशाल्लाह। तो मैं इसलिए जहाँ पे साइंस में अड़ता हूँ, मेरे लिए ना मेरे दौरे हाजिर का न्यूटन है मलिक ना, तो मैं तो इसलिए भी इससे मोहब्बत करता हूँ। क्यों? और ये बच गया, वो सेब की जगह तरबूज गिर जाता ना तो इसका पता चल जाना था ग्रेविटी का। तो पाकिस्तान इस टाइम सब पूरी दुनिया का तवज्जो का मरकज़ है, और हमने फिर साबित किया कि इस खित्ते में अगर बैलेंस कोई रख सकता है मुल्क, तो पाकिस्तान रख सकता है। लिहाजा साढ़े को लाओ, साढ़े गल करो, असी तो हम दसांगे कि की करना है। फार साहब के न्यूटन साहब से बात कर लेते हैं। मलिक साहब, आप बताइएगा, इस मुआहदे में जो है, इस विज़िट पे गज़ा की सूरत हाल पर बिलखसूस जो है बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू किया गया है, बड़ा फोकस कर रहा है ईरान, और OIC के प्लेटफॉर्म पर मुतहरिक होना चाहता है। क्या लगता है आपको कि फ़लस्तीन में जो ढाए जाने वाले मुजालिम हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान को और OIC ममालिक को इकट्ठा एक पेज पे ला पाएगा ईरान? मुश्किल है वैसे ही, मतलब बातों में तो अच्छा लगता है बंदा, जो हमारी हिस्ट्री है OIC की, वो तो आपको पता है उसके क़याम का बुनियादी मकसद ही फ़लस्तीन था। तो वो मेरा हाल है, अब तो कभी हम छोटे से बच्चे थे, अब हम बाबा बन गए हैं। वो फ़लस्तीन भी वही है, इसराइल भी वही है, OIC भी वही है। मेरा नहीं ख्याल इसमें हमारे यहाँ वो इतनी जान, और उसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हो जाएगी। मगर एक चीज़ है जो ईरान जो इस वक्त कर भी रहा है ना गज़ा के मामले में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान का गज़ा में दिलचस्पी नहीं है। मैं आपकी बात काटूँ, मैंने एक सवाल आपसे पूछना था प्लीज़। अमेरिका ने अभी 3 दिन पहले 3 ममालिक के लिए कोई बिलियंस डॉलर की इमदाद का ऐलान किया है, जिसमें इसराइल के लिए भी कई बिलियन डॉलर की इमदाद है। तो इससे खित्ते में अमन फैलेगा और खलीज के अंदर मोहब्बत के फूल उग जाएंगे, और हमारे इस्लामी ममालिक जो है, जो अमेरिका के पीछे खड़े तालियां बजा रहे हैं, इस बात पे बहुत खुश हैं। यार हम मुसलमान हैं, और मेरा हाल है हम सबको ही पता है अपनी कोताहियों का, कमियों का। मैं कोई खुशी से बात नहीं कर रहा, इसमें क्या छुपाने वाली बात है? यहाँ तो बताओ ना कि मैं अच्छे अल्फाजों से चीज़ें छुप जाएंगी। कश्मीर भी तुम्हारे सामने ही है, फ़लस्तीन भी सामने है, और कम से कम 75-76 साल की हमारी हिस्ट्री है, 3 जंगें हैं। हम बुनियादी मैं समझने के लिए वो भी बता, वो जो पैसे इतने इस क्रिटिकल मौके पे, नहीं क्रिटिकल, मैं उसकी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। जब से इसराइल बना है, और रिसेंट हिस्ट्री में अमेरिका का जो इमदाद देने वाला नंबर 1 जो मुल्क है उसका नाम है इसराइल। ठीक हो गया। मगर कमाल की बात है, दूसरा मुल्क बताना आपको बहुत ज़रूरी है। किसी ज़माने में पाकिस्तान भी आया था उस पोजीशन, हम टॉप 5 में रहे हैं। हाँ, टॉप 5 में। वो जब अफगानिस्तान, जब आप देखें दुनिया, फिर तुमने मानना नहीं है, तुम हिस्ट्री में रहते हो, मैं प्रेजेंट में रहता हूँ। दुनिया पैसे दी, दुनिया मतलब दी। जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में खिदमत कर रहा तो पाकिस्तान सेकंड आया था। ये है इजिप्ट। अगर तुम इजिप्ट को भी पैसे दे रहे हो, तुम देखा गौर किया इजिप्ट कितना पैसिव हुआ है।
एक ज़माना था पूरे मिडल ईस्ट में एक इजिप्शियन आर्मी थी जो थ्रेट थी इसराइल की। मैं जनाब के पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ कि पैसे की उन्होंने दूसरा जो पैसा लगाया वो इजिप्ट को लगाया। इसराइल पहला इस अमेरिकन एड्स, नंबर 2 इजिप्ट, इधर आ जाते हैं जॉर्डन। इतना से इसराइल है जितना कप है जॉर्डन। मैं नक्शा देख रहा था, चारों तरफ से घिरा हुआ नजर ही नहीं आता। इधर जॉर्डन है आपका, सर पे आपके लिबनान है, सर के इस साइड पे आपके सीरिया है, मतलब, और इधर पानी है, समंदर है। हाँ, तो इस सारी सिचुएशन में अगर 76 साल में, जो मैं बार बार कहता हूँ, इमरान हाँ जूं लड़ता जा रहा है, दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल 48 में बना है, कंसिस्टेंटली उसका एरिया बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक खा गया, यरूशलेम खा गया, वो बढ़ते ही जा रहा है। अब जो समझदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि गजा को बेसिकली दुनिया की सबसे बड़ी कैद है। अब उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि पहले उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने कहा जिप को हम पैसे देते हैं भाई, इनको ले जाओ, अपने मुसलमान भाई है ना तुम्हारे, इनको ले जाओ, ये जगह हमने कब्जा करनी। और ये तो फलस्तीनियों का कमाल है कि वो मरने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने घर नहीं छोड़ना, हम मरने के लिए तैयार हैं। नहीं तो इसराइल की ख्वाहिश ये है कि वो गजा को और तंग करे और इनको स्ट्रेस करे, वहाँ से बॉर्डर दे, वो सारे सनाए में चले, ये पूरा अपना एक बहुत बड़ा। अच्छा, लेकिन मलिक साहब वो ठीक है, मैं तारीख में रहता हूँ, आप मैं आज में रहता हूँ, आज में रहते हैं, तो कैलेंडर का फ़र्क है हम दोनों के दरमियान। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम फ़लस्तीनियों के मुतालिक एक तारीख लिखेंगे और उसमें ये लिखेंगे कि जब 40,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था, और जब हम ये लिखेंगे कि उसमें छोटे छोटे बच्चों की सोख्ता लाशें जली हुई माएँ उठा के और बैन कर रही थी, और जब वालिदैन ईद वाले दिन कब्रों के लिए जगह तलाश कर रहे थे कि अपने प्यारों की कब्रें कहाँ दफनाएं, और जो दफनाए हुए थे उनकी कब्रों पे जाके ईद वाले दिन बच्चियां ये रो रही थी कि आज हमारे सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं। तो तारीख ये लिखेगी कि मुस्लिम ममालिक उस टाइम गैरत और हमीयत के साथ और बड़े बहादुरी के साथ सर उठा के वो मुसलमान जो थे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े थे। वैसे क्योंकि आप तो प्रेजेंट में जिंदा बात है ना, तुम बात बिल्कुल सही कर रहे हो। तारीख ये भी लिखेगी कि ताकत की भी एक तारीख है, ताकत की अपनी कहानी है। 2 करोड़ से ज़्यादा रूसी मरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उनकी भी तारीख है। और इस तारीख में जिसमें आप बड़ा बात कर रहे हो ना, इस फ़लस्तीनियों के, मैं पता नहीं किधर जा रहा हूँ, ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक साहब थे वहाँ पे। ब्लैक फ्राइडे एक उनकी तारीख का हिस्सा है, वो भी तारीख में लिखा हुआ है। वो बंदा उसके बाद 11 साल पाकिस्तान को भी रूल कर गया। तो तारीख जब लिखी जाएगी तो एक दोबारा रोमांस में लिखा जाएगा, क्योंकि आपने मैट्रिक में साइंस किया, मैं वैसे पूछ रहा हूं। तो ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक ने क्या किया था, मैं अपनी मालूमात। ब्लैक फ्राइडे उनकी जो फ़लस्तीनी तारीख है ना 78 ईयर्स की अगेंस्ट इसराइली, उसमें एक बहुत बड़ा उनका जो कहना है कि जो फ़लस्तीनी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मरे हैं उस दिन मरे थे। आप सुन लो, और मुझसे क्या लेना। अच्छा, वो भी तारीख में लिखा है। तो कुछ ये क्रेडिट हमें मिलता है, जाता है, कुछ बदला उसके बाद मुझे बताओ। नहीं, ये क्रेडिट हमें जाता है। ब्रिगेडियर ज़िया साहब थे वहाँ जी। आप मलिक साहब, आप एक जल्दी सा रैप अप कर लेते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती पर क्या कहेंगे? क्या ये जो तैनातियाँ हो रही हैं पुलिस पे, ये मेरिट पर? ये मैं बैठा था ना अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे, मेरा तो हमारा इतना एरिया नहीं, मगर मुझे एक चीज़ वहाँ से पैदा हुई। मैंने पूछा यार सुना कि आईजी ने आ गए अली नासिर रिजवी साहब इस्लामाबाद के, मगर उसमें बड़ी जो अजीब सी बात है, वो डीआईजी लाहौर थे ऑपरेशन, अब डीआईजी साहब चले जाते हैं इस्लामाबाद, वो वहाँ आईजी लग जाते हैं। मज़े की बात है, उनसे ऊपर 3 डीआईजी सीनियर बैठे, उन्होंने छुट्टी ले ली है। मतलब किस तरह एक इदारे को चलाते जूनियर थे ना, 3 बंदों को छुट्टी हो गई। और मजे की बात ये है, यहाँ पे जो डीआईजी ले गया को फैसल साहब है, वो बिल्कुल यंग है। तो यहाँ पे भी एक फ्रस्ट्रेशन हुई है, पंजाब और फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब आप देखें ना, जिस तरह एक रानी की पोजीशन है, तो इसके ऊपर 3 बंदे बैठे हो, तो मैं आप उनको आर्मी, सॉरी मैं बात है आपकी कर, आर्मी में ट्रेडिशन है, जब आपका जूनियर आता है ना तो आप सुपर सीड होते हैं, आप जॉब छोड़ जाते हैं। तो ये पुलिस में क्या कर रहे हैं? आपको पॉइंट है जल्दी से। इसमें सर कोई वो नहीं है, इसमें मोहसिन नकवी साहब जो चाहेंगे वो होगा, और किसी की मजाल नहीं है, किसी की जुर्रत नहीं है बीच में बोल सके। मोहसिन नकवी साहब जो विफाक का फैसला करें या पंजाब का फैसला करें, फैसला वही होगा जो मोहसिन नकवी करें। बिल्कुल। और नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त हो जाता है। नया दौर से फिलवत के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।